बच्चों, आज जो है हम परिसर में पढ़ेंगे हमारे गांव का परिचय। तो गांव का परिचय कैसे होता है, शहर का परिचय कैसा होता है, ये बात है। पहले हम देखेंगे गांव का परिचय। तो गांव का परिचय जानने के पहले आप देखिए, यहाँ दिया गया, नीचे दी गई शब्द पहेली में गांव को खोजना है। तो गांव को खोजना कैसे है, ये देखना है कि गांव कैसे खोजे जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करने का, चाहे आप बाएं से दाएं खोजिए या ऊपर से नीचे खोजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे ही देख लेते हैं। यहाँ लिखा है भंडारा। ये 3 अक्षर मिला करके एक गांव बनता है। ये भंडारा एक ज़िला है। फिर यहाँ सातारा भी बनता है, सातारा एक ज़िला है। फिर यहाँ भी बनता है जालना, 3 अक्षर को मिला के जालना। यहाँ फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ तीसरी लाइन में 2 मिलाकर के बनता है बीड़, ये भी ज़िला है। और यहाँ भी 4 अक्षरों में कुछ भी नहीं है। यहाँ ये पूरा का पूरा ही है खड़क वासला। एक खड़क वासला जो है पुणे में है, ये नाम है। और फिर यहाँ नहीं है, लेकिन इन 2 अक्षरों को मिलकर के देहू होता है गांव का नाम। यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ पे है चौथे से अक्षर से लेकर के कोल्हापुर, बराबर, ये नाम है। ये तो हुआ ऊपर से नीचे। अब बाएं से दाएं देखिए, यहाँ क्या है, कुछ मिलता है क्या? ये लाइन में तो फिलहाल कोई भी नहीं है, ये भी लाइन में नहीं है, ये लाइन में नहीं है। लेकिन इस लाइन में है सावंतवाड़ी, यानी यहाँ तक है, ये सावंतवाड़ी है। और यहाँ नहीं है, लेकिन ये 2 अक्षरों को मिला के ठाड़े है, अपना मुंबई के बाजू में ठाड़े है। यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है। यहाँ ये 4 अक्षरों को मिलाकर के सोलापुर है। ये हुआ ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं। अभी ऐसा भी मिलता है, ऐसा बना, ये 3 यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ऐसा कोने पे आप रखते जाएंगे। ऐसा आप चाहे तो पट्टी नुमा ऐसा कर सकते हैं, जो दिखे ऐसा तिरछक ऐसा जो होता है। तो इस ढंग से भी हो सकते हैं नाम, आप इसको खोज सकते हैं ऐसा। और इस ढंग से शायद आपको जल्दी नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप लोग अभी बहुत छोटे हैं, मिलना बहुत मुश्किल है। ऊपर से नीचे यहाँ है पुणे, यहाँ ये तिरछे पे इस ढंग से देखो, अब यहाँ पुणे मिल रहा है। और ऐसा नहीं है, बराबर। फिर इस ढंग से ऐसा भी हो सकते हैं, कुछ भी कभी भी नाम अपनों जो है ये मिल जाते हैं। ऐसा नहीं। तो अब बात ये आती है कि आखिर ये गांव बनते कैसे हैं। यहाँ दिया है, देखो कि गांव कैसे बनता है। तो आपको मालूम होगा कि प्राचीन काल से मतलब है पुराने समय से, जब से ऐसा है कि जब से लोगों को जानकारी कि लोग धरती पर रहते हैं। तो शुरू में मनुष्य जो था वह क्या करता था, जंगलों में रहता था। और जंगलों में रहता था, तो आजकल जैसे जंगल में प्राणी रहते हैं, वैसे वह भी जंगलों में ही रहता था। और आजकल के प्राणियों की तरह उस समय के लोग अपने भोजन के लिए जंगलों पर ही निर्भर थे। उन्हें जंगल में मिलने वाले पौधों से जो भी फूल फल मिलता था, उसी को खा करके वे जीवित रहते थे। और जंगल में मिलने वाले प्राणियों को मार करके खाना, ये भी उनका काम था। लेकिन जब मनुष्य बहुत दिनों तक एक ही जगह रहता था, तो वहाँ जंगल से मिलने वाले फल फूल या जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें थी वह ख़त्म हो जाती थी। और जब वह ख़त्म हो जाती थी, तो वे लोग क्या करते थे, उस जंगल को छोड़ करके किसी और
नए जंगल में भोजन की तलाश में चले जाया करते थे। तो इसका मतलब ये होता है कि वे कभी भी एक जगह रहते ही नहीं थे, और एक जगह न रहने की वजह से क्या होता था कि वो बार बार अपना स्थान चेंज करते थे। इसीलिए उस समय के लोगों को जो है घुमंतु जीवन कहा जाता था, यानी घूमना ही यही काम था उनका। धीरे धीरे चूँकि वो जंगल में रहते थे, तो जंगलों में रहते रहते उन्होंने ये भी महसूस किया कि जब तेज धूप पड़ती है तो फलों सूख जाते हैं, और फलों के सूखने से या फलियों के सूखने से जब हवा चलती है तो उनके दाने बड़े दूर दूर बिखर जाया करते थे। तो दाने यदि उनकी ज़रूरत के तो वे इकट्ठा करते थे, अदरवाइज दाने वहीं पड़े रहते थे। और उन लोगों ने महसूस किया कि जो दाने हवा के माध्यम से या कड़ी धूप के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह फैल गया है, और जैसे ही बारिश होती है उस बारिश में दाने के फूलने से क्या होता था, नए पौधों का जन्म हो जाता था। तो नए पौधों का जन्म कभी होता है जब उनको पर्याप्त मात्रा में हवा मिले, थोड़ा धूप मिले, पानी मिले, तीनों मिल जाते थे। बारिश का ऐसा ही मौसम है, उस समय थोड़ा गर्मी भी होती है, पूरी तरह से धूप जो है यानी सूरज जो है बादलों से ढकता नहीं, बीच बीच में सूरज निकलता रहता है, इसलिए गर्मी भी मिल जाती है, हवा चलती ही रहती है और बारिश पानी मिल जाता है, इसीलिए पौधे उग जाते थे। और इन पौधों के उगने की वजह से ही क्या होता था, नए पौधे तैयार होते थे। तो उन लोगों ने देखा कि धीरे धीरे पौधे बड़े हो जाते हैं, तो अलग अलग पौधे अलग अलग तरीके से बड़े होते थे और उसमें फल देते थे। जैसे आम है, जामुन है, ये पौधे थोड़ा बड़े होने में वक्त लगते हैं और काफ़ी दिनों तक रहते भी हैं, और फिर साल में एक समय उनमें फल आते हैं। किसी पौधों में जो है गर्मी में फल आते हैं, जैसे जामुन है, आम है, इनको क्या ठंडी के अंत में इनमें फूल आते हैं, इसके बाद गर्मी तक आम आते हैं। संतरा वगैरह है, उनमें जो है ठंडी होती है, गर्मी भी होती है, आते हैं। कुछ अनार वगैरह है, बारिश के मौसम में होते हैं। केला है, पूरे साल भर आता रहता है। इस ढंग से फसलें जो है बढ़ती, तो उनको इस बात का ज्ञान हो गया। जबकि गेहूँ वगैरह का वो देखते थे कि फसलें जो है बड़ी जल्दी उगती हैं ठंडी के मौसम में, शुरू में तनिक भी हो जाए बारिश और गर्मी आते आते ख़त्म हो जाते हैं, उसमें पर्याप्त मात्रा में अनाज मिल जाता है। बारिश की जैसी शुरुआत होती थी, धान के पौधे उग जाते थे, और बारिश ख़त्म होते होते उनके पौधों में अनाज आ जाते थे। और इन पौधों को बढ़ने के लिए, धान के पौधों को बढ़ने के लिए पानी की बहुत ज़रूरत होती थी। ये भी तो जहाँ वे रहते थे उन लोगों ने इस बात को ध्यान में रखा कि कौन सी फसल कब हो रही है, कब नहीं हो रही, कौन गर्मी में हो रही है, कौन ठंडी में हो रही है, कौन बारिश में हो रही है, और किसको पानी की अधिक आवश्यकता है, किसको पानी की आवश्यकता कम है, या किसको पानी की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इस ढंग से वो जहाँ रहते थे उन परिस्थितियों में उन्होंने देखते देखते उनको एहसास हो गया, और इसी एहसास के चलते वे जहाँ रहते थे वहाँ की मिट्टी कैसी है। मिट्टी भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि फसलों का बड़ा होना मिट्टी पर ही निर्भर करता है। तो वहाँ पर उन लोगों ने मिट्टी के आधार पर, वहाँ की जलवायु के आधार पर और वहाँ की ऋतु के आधार पर उन लोगों ने फसलें पैदा करना सीख गए। और जब वो फसलें पैदा करना सीख गए तो एक ही जगह रह कर के खेती करने लगे, और जब खेती करने लगे तो उनको क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह भोजन की तलाश में भटकना बंद हो गया, क्योंकि अब एक जगह खेती कर सकते थे। और तो खेती करने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ थी उपजाऊ मिट्टी की, यानी ज़मीन की और पानी की, क्योंकि पानी की ज़रूरत अपनी उस खेती के लिए ही नहीं बल्कि उनको खुद को भी खाना पकाने के लिए, खुद पानी पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए और अन्य तरह की चीज़ों के उपयोग के लिए भी उनको पानी की ज़रूरत थी। तो वह अपनी बस्तियां ऐसी जगह बसाया करते थे जहां उनको पर्याप्त मात्रा में पानी मिले, ज़मीन मिले। और यह ऐसी चीज़ें थी, उस ज़माने में लोगों को यह ज्ञान नहीं था कि पानी धरती के अंदर भी मिलता है। तो ना, तो जाहिर सी बात है, जब पानी कहाँ मिलता था, पानी नदी में मिलता था, बड़े बड़े तालाब वहाँ मिलता था, झील में मिलता था। और पानी एक दिन की ज़रूरत तो थी नहीं, पूरे साल की ज़रूरत थी। इसलिए ऐसी जगह तलाशते थे जहाँ पूरे वर्ष भर उनको पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता रहे, और समुद्रों में पानी मिलता था। लेकिन आपको जानकर
आप जानते हैं कि समुद्रों का पानी न तो आप अपने पीने खाने के लिए उपयोग कर सकते हैं और न ही अपने प्राणियों के लिए कर सकते हैं और न तो खेती करने के लिए क्या कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया है कि हमारे पौधे भी हमारी तरह सजीव हैं, उनको भी भोजन, पानी, हवा की ज़रूरत होती है। तो जाहिर सी बात है, जो पानी हमारे लिए अच्छा नहीं हो सकता वह हमारे प्राणियों के लिए भी और हमारे पौधों के लिए भी अच्छा नहीं हो सकता था। समुद्र का पानी खारा होता है, इसी खारापन की वजह से समुद्र का उपयोग नहीं करते। आप आज जितने बड़े बड़े शहर हैं उसकी वजह वही नदियों के किनारे आपको मिलेंगे या बड़े बड़े तालाब या झील के किनारे मिलेंगे। उसकी वजह वही है कि वहाँ पहले से ही लोग रहे, धीरे धीरे बस्तियाँ वहाँ ज़्यादा लोग होते गए, लोगों के अपने परिवार की संख्या बढ़ी, परिवार के बढ़ने से घर बढ़ गए और दूसरे भी लोग आकर के भाई दूसरे इलाके से आकर के बसते गए। इस तरह से बड़ी बड़ी नदियों के किनारे, बड़ी बड़ी झीलों के किनारे जो है शहर बस गए हैं। समुद्र के किनारे भी शहर बस गए हैं अभी आज की तारीख में, लेकिन उसकी वजह कुछ और है। समुद्र के किनारे शहर बसने की वजह है कि वहाँ से पानी में आवागमन होता था और धीरे धीरे उनको पानी के समुद्र किनारे भले रहते थे लेकिन उनको धरती के आसपास से कुएं वगैरह का निर्माण करके पानी का उपयोग वो करने लगे थे। इतनी बात जान गए थे। तो धीरे धीरे कई बस्तियों के मेल से गांव बन गए, ऐसा मैंने। और फिर जब बस्ती बन गई, जब उन्हें एक ही जगह रहना था तो जाहिर सी बात है कि उनको अपने घर बनाने की भी हुई, क्योंकि पहले तो वे लोग एक जगह से दूसरी जगह चले आया जाया करते थे, घर बनाने की कभी ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। लेकिन जब वे हम एक जगह ही रहने लगे, हमेशा हमेशा रहने लगे, तब उनको घर की ज़रूरत महसूस हुई और फिर वे क्या करने लगे, घर भी बनाने लगे। और कहीं कच्चे घर बनाते थे, कहीं झोपड़ी बनाते थे। और ये सब बस्तियां घरों बनाने के लिए भी गांव में या जहाँ वे रहते थे अगल बगल मिलने वाली लकड़ियों, वनस्पतियों, पौधों का जैसा चाहा उन लोगों ने उस ढंग से उपयोग कर सकते थे, ऐसा भी इन्होंने ध्यान में दिया। अब जब वे एक ही जगह रह रहे थे तो इसके साथ एक और चीज़ हुआ, बहुत सारे सामान इकट्ठा करते थे, उसकी भी सुरक्षा की ज़रूरत थी। तो सुरक्षा की भावना का निर्माण हुआ, इसलिए लोगों को एक जगह दूसरी जगह रहना था। और खेती की खोज में भी मनुष्य के काम बढ़ गए थे, क्योंकि खेती का काम आसान नहीं होता। आप लोग गाँव गए होंगे तो देखा होगा कि खेती में बहुत सारे काम होते, एक व्यक्ति काम नहीं कर सकता था। इसीलिए क्या हुआ, खेती में काम अच्छे तरीके से हो, इसलिए लोगों ने आपस में मिलकर के काम का बंटवारा कर लिया कि सब लोग एक ही चीज़ ना करें, सब लोग अलग अलग काम करें। इससे क्या होगा, लोगों को सहायता हो गई। जैसे कुछ लोगों ने लकड़ी के औजार बनाना शुरू किया। अब लकड़ी के औजार क्या होते हैं, उस समय जो भी लोगों की ज़रूरत रही होगी, या लोगों के घरों के दरवाजे बनाना, खिड़की बनाना, और भी जो भी पीढ़े बनाना, चौकी बनाना, बेलन बनाना, ये सब जो ज़रूरत की चीज़ें लोगों को लगती रहती थी, ये लोग लकड़ी के औजार बनाने लगे। और लोग जो खेती करते थे उनको बदले में अनाज दिया करते थे। और जो खेती नहीं करते थे, दूसरा काम करता था, तो वह क्या करता था, वह दूसरा काम लकड़ी बनाने वाले का काम करता था, लकड़ी वाला उसका काम करता था। या लकड़ी के जो औजार है बिगड़ गए बनना। इसी ढंग से कुछ लोगों ने क्या किया, कपड़ा बुनना शुरू किया। कपड़ा बुनना भी एक काम नहीं था, तो जो लोग खेती कर रहे हैं उनके लिए, या खेती को कपड़ा बुनने वाला खुद के लिए भी बनाना ज़रूरी था, और दूसरे भी अलग अलग कामों के लिए सबको कपड़ा की ज़रूरत थी। तो कपड़ा बनाने वाला क्या करता था, सबको कपड़ा देता था। तो खेती करने वाला कपड़ा बुनने वाले को क्या करता था, अनाज देता था। लकड़ी का औजार बनाने वाला कपड़े बुनने वाले का लकड़ी के सामान बना देता था। आभूषण बनाने वाला है तो वह कपड़ा बुनने वाले को आभूषण दे देता था, और कपड़ा वाला उन्हें। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला है तो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कपड़ा बुनने वाले को मिट्टी के बर्तन देता था, और कपड़ा वाला कपड़ा देता था। इसी ढंग से एक दूसरे पर क्या थे, काम निर्भर थे। इसी ढंग से आभूषण बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, उसमें मिट्टी के बर्तन में छोटे छोटे दीप बनाना, मटके बनाना, अब जानवरों को खाने के लिए हौदा बनाना, गगरी बनाना, ऐसा बहुत सारे काम थे। इस ढंग से लोगों के काम क्या थे, अलग अलग काम हो गए। इससे लोगों में क्या हो गया, काफ़ी संपन्नता आ गई।
और एक दूसरे का सहयोग भी होगा, क्योंकि एक ही काम सब नहीं कर रहे थे, सब अलग अलग काम कर रहे थे और एक दूसरे की ज़रूरत की पूर्ति कर रहे थे। और इसी काम के चलते क्या हो गया, व्यवसाय भी बन गया। व्यवसाय यानी काम, और उसके कारीगर बनते गए और धीरे धीरे बाद में अपने सामान के बदले पैसा लेने की जानकारी भी। तो पैसा उसमें होता नहीं था, तो अपना सामान जो भी आप काम करेंगे बदले में आपको अनाज के दाने देने पड़ते थे। तो खेती में काम करने वाले कौन से औजार लगते हैं, जहाँ आप देख सकते हैं कि खेती के काम करने वाले में औजार दिए गए कुछ है। जैसे कुदाली है, जो मिट्टी खोदने के काम में आता है। इसके बाद ये फावड़ा है, ये ज़्यादा मिट्टी के लिए काम आता है, लेकिन कड़क मिट्टी नहीं खोदी जा सकती, इसे कड़क मिट्टी के लिए कुदाली का उपयोग करते हैं। और ज़्यादा मात्रा थोड़ा नम है, इस ढंग का उसको उपयोग किया जा सकता है। ये भी ये फसलों को जो है बहुत ज़्यादा इधर उधर फैला हो तो उनको इकट्ठे के लिए काम में लाने के लिए किया जाता था। या तो खेत के अंदर जो घास फूस बहुत इकट्ठा हुआ तो इसको भी चलाया जाता था। इसको चलाने से जो भी खेत में घास फूस थे इसमें फंस करके इकट्ठे जाते होता है, उसको निकाल दिया जाता था। एक तरह से कल्टीवेटर है। इसके बाद ये टोकरी, मिट्टी वगैरह भरने के लिए काम, या गाय भैंस पालतू जानवरों के गोबर निकालने के काम। ये हंसिया है, इसका उपयोग जो होता है फसलों को काटने के लिए या घास को काटने के लिए होता है। तो इस ढंग से देख रहे हैं अलग अलग चीज़ें हैं। और एक ये भी औजार है, इसका काम है किसी चीज़ को उठाने के लिए किया जाता है। ये सब जो है पुराने औजार थे और नए भी औजार है। और आजकल ऐसा कई कृषि प्रदर्शनी है, तो आप जा कर के वहाँ देख सकते हैं आखिर इस ढंग से कैसे क्या उपयोग होते थे। तो लकड़ी बनाने वाले खेती में और भी काम होता था, बैलों के पीछे हल चलाने के लिए और मिट्टी के फोड़ने के लिए हेंगा बनाने के लिए, और बैलों के कंधे पर रखने वाली लकड़ी जिसको हम जुआ बोलते हैं, ये भी काम वो लोग करते थे। इसके बाद लोगों को गाँव में और दूसरे उपयोग की, जिनकी चारपाई बनाना है, सीढ़ी बनाना है, ऊपर के नीचे कुछ सामानों को लेने के लिए, ये भी लकड़ी बनाने वाले काम करते थे। तो ये सब काम गांव में होते थे। इसके अलावा गांव का नाम और कैसे पड़ा, आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो गांव में कभी कभी गांव मशहूर हो जाते हैं, उसकी वजह होती है गांव के मंदिर। किसी ज़माने में किसी कारणवश मंदिर बनाए गए हैं, तो मंदिर के कारण गांव का नाम मशहूर हो जाता है। जैसे हनुमान जी का मंदिर, भगवान शंकर का मंदिर, कृष्ण का मंदिर, गणपति भगवान का मंदिर, ऐसे अलग अलग मंदिर होते हैं। या मस्जिद भी हो सकते हैं, या ईसाई धर्म के लोगों का गिरजाघर होता है, चर्च बोलते हैं, सिख धर्म का हो सकता है। या कभी कभी पुराने बड़े लोग होते हैं, कोई मृत्यु होने के बाद उनके संबंधित कुछ बनाए गए हैं, मज़ार वगैरह होते हैं। या किला है, जो है पुराने ज़माने में राजा महाराजा लोग किला बनवाते थे, उनका होता है। वस्तु संग्रहालय है, यानी म्यूजियम बोलते हैं, सामान रखने की जगह। या गुफा ऑटोमेटिकली बनी होती है, कभी कभी गुफाएं पुराने ज़माने में राजा महाराजा लोग गुफा बनाए, जैसे औरंगाबाद में अजंता गुफा है, एलोरा गुफा है, मुंबई में जोगेश्वरी में है, महाकाली गुफा है, दहिसर वेस्ट में भी है गुफा है। ऐसा बहुत सारी पहाड़ों के अंदर बनाए गए उस समय के घर हो या दूसरी और चीज़ों को हम गुफा बोलते हैं, इसके नाम पे भी मशहूर है। इस ढंग से गाँव की पहचान बनती है। और ऐतिहासिक वस्तुओं की वजह से गांव की संपन्नता का भी जानकारी मिलती है। गांव जो है संपन्न है, यानी धनी है या कमज़ोर है या गरीब है, ये सब ऐतिहासिक जो चीज़ें हमारी बहुत ही मूल्यवान धरोहर है, हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। इन सब की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो इन धरोहर को सुरक्षित बनाना हमारा बहुत सारा काम है। और इसके अलावा भी कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती है उसका भी बड़ा महत्व होता है, और कभी कभार ही होते हैं और किसी कारणवश होते हैं। जैसे गांव में मेले लगते हैं, धार्मिक मेले होते हैं। जैसे आजकल अभी दशहरा चल रहा है, दशहरा ख़त्म हो गया, तो दशहरा के बाद क्या होता है, भगवान राम ने रावण को मारा था, तो उसके लिए क्या होता है, विजय के रूप में मेले लगते हैं। तो गांव गांव में मेले लगते हैं और रोज़ अलग बदल के लगते रहते हैं। और यात्रा एक जगह से, पुराने ज़माने में मंदिर, मस्जिद और चर्च, गिरजाघर में लोग दर्शन करने के लिए जाते थे, तो उसके लिए भी यात्रा करते थे एक जगह से दूसरी जगह। तो यात्रा करने की वजह से भी उसके कुछ कभी कभी वहाँ लोगों को एक सामूहिक रूप से रखने के लिए राजा महाराजा लोग व्यवस्था करते थे, जिसे हम धर्मशाला बोलते थे, बाद में सराय बोलते थे। तो उसके चलते भी वहाँ जो होता है मशहूर हो जाता था। और किसी कारण से भी होता, जैसे भी ये
रायगढ़ का किला है, तो रायगढ़ के किले के नाते पूरा एक रायगढ़ जिला पहचाना जाता है। तो इस रायगढ़ किले के नाम पर ही उस जिले का नाम रायगढ़ रख दिया गया। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं, ये ध्यान में रखना है। आप अपने गांव के नाम के बारे में आप अपने घर की जानकारी पूछ सकते हैं। आखिर आपका जो गांव है उस गांव का नाम आपका वही गांव क्यों पड़ा, है ना। या आप किसी और भी जो है बड़े लोग हों उनसे आप पूछ सकते हैं, या जो पढ़े लिखे लोग उनसे पूछ सकते हैं, आपको आइडिया मिल जाएगा। कभी कभी किसी व्यक्ति के नाम पर भी पढ़ते हैं, किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छा काम किया है तो लोग उसके नाम से जानने लगते हैं, या कहीं किसी खास तरह के फलों की प्राप्ति होती है, फूलों की प्राप्ति होती है, या पेड़ों की प्राप्ति होती है, किसी खास तरह की चिड़िया बहुत ज़्यादा है या प्राणी बहुत ज़्यादा है, तो कभी कभी उसकी वजह से भी उस गांव के नाम पड़ जाते हैं। और गांव के नाम के अलावा सड़क के नाम भी आजकल रखे जाते हैं। चौक जहाँ 4 रास्ते मिलते हैं उसका नाम, बाज़ार का नाम भी रखे जाते हैं। आखिर ये नाम वहाँ कैसे पड़ा, किस लिए पड़ा, कब से पड़ा, ये सब की जानकारी आप गांव के लोग से अपने पूछ सकते हैं। जो बड़े लोग होंगे, पढ़े लिखे होंगे, आपको बताएंगे। अब इसी ढंग से यहाँ उदाहरण में दिया गया है कि एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज सूरत पर आक्रमण किया हुआ था। उस समय सूरत जो था मुगल बादशाह औरंगजेब का क्षेत्र हुआ करता था, और सूरत उस समय पहले से भी बहुत ही संपन्न था। और कुछ तो शिवाजी महाराज अपनी सेना के लिए जो है वहाँ लूटना चाहते थे, और कुछ उससे ज़्यादा बात थी कि बादशाह औरंगजेब को डराने के लिए शिवाजी महाराज ने सूरत पर आक्रमण किया था। और जब शिवाजी महाराज सूरत से वापस लौट रहे थे अपने किले को, तो वह नासिक ज़िले में एक तलेगांव है जिसे दिंडोरी बोला जाता है, वहाँ उन्होंने रुके हुए थे। और रुके हुए थे वहाँ उनकी पूरी सेना रुकी थी, पड़ाव डाला। पड़ाव मतलब होता है रुकना। तो तलेगांव जो नाम पड़ा उसकी वजह से, तले का अर्थ होता है पड़ाव डालना ही होता है, रुकना होता है, इसीलिए उस गांव का नाम पड़ गया तलेगांव। इसी तरह से अहमदनगर ज़िले में एक धामड़ गाँव पार्ट है, और उसका नाम भी पड़ा। एक्चुअल में वहाँ पे धामड़ नाम का पेड़ बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए उस गांव का नाम ही पड़ गया धामड़ गाँव, यानी ये धामड़ वाला गाँव है, बराबर। इसी तरह से जालना ज़िले की परतूर तहसील है, वहाँ आष्टी दोता जोड़ियाची वाला नाव गाँव है। तो जोड़ियाची मतलब है जोड़ियाँ होता है, और जोड़ियाँ ये जो होती किस चीज़ की होती, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का उत्तम और मुलायम धोती की जोड़ी वहाँ बनाते थे, बिकती थी, और इसीलिए उस गांव का नाम ही पड़ गया आष्टी धोतर जोड़ियाची, बराबर। इसी ढंग से और भी दूसरे गांव का नाम कैसे पड़े हैं, क्यों पड़े हैं, ये भी आप जान सकते हैं। लोगों से पूछेंगे तो आपको बताएंगे कि अलग अलग गाँव जाते हैं। जैसे अभी हम दहीसर यहाँ अपना स्कूल जहाँ तरीके आम्बावाड़ी है, तो आम्बावाड़ी, आम्बा मतलब होता है आम, वाड़ी माने होता है बगीचा। तो यहाँ पहले, बहुत पहले यहाँ जो होता आमों का बहुत सारा बगीचा हुआ करता था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया आम्बावाड़ी। फिलहाल आज जो है शायद एक भी पेड़ आपके आम को मिलेंगे नहीं, लेकिन पहले थे, इसलिए उसका नाम ऐसा पड़ा हुआ है, बराबर। तो इसी ढंग से अब तो वो पेड़ और भी किसी के नाम से पढ़ते हैं, नामों के आधार पर। अभी आप इसमें जो चित्र देख रहे हैं वो चित्र जो है एक क्रांतिकारी राजगुरु की हैं। ये है जो व्यक्ति थे जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेज़ों के, यहाँ पर हमारे देश का शासन नहीं था, अंग्रेज शासन किया करते थे, उनके खिलाफ इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी, जिससे हमारा देश आज़ाद हुआ। तो इसके नाम पर भी, इनके नाम पर भी गांव का नाम पड़ा है। तो ये इनका नाम पहले कि इनका नाम शिवराम हरि राजगुरु, ये आज़ादी की लड़ाई के क्रांतिकारी थे। और इनकी जो दोस्ती थी वो भगत सिंह और सुखदेव से भी थी। तो इन तीनों लोग जो थे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन बहुत ही मशहूर थे, और तीनों लोग को एक साथ फांसी दे दी गई थी। तो इनका जन्म हुआ था, राजगुरु का जन्म पूना एक ज़िला है, वहाँ खेड़ नामक गाँव में हुआ था। और जो थे प्राथमिक शिक्षा यानी 1ली से 4वीं 5वीं तक पढ़ने के बाद और पढ़ने के लिए अमरावती चले गए। वहाँ एक हनुमान व्यायामशाला थी। तो हनुमान व्यायामशाला जो थी वो देश के युवाओं को शक्तिशाली बनाने के लिए और देश प्रेम की भावना को जागृत करने के लिए ही बनाया गया था। तो वहाँ इस तरह की शिक्षा दी जाती थी, और जिसके चलते
उन्होंने देश प्रेम की भावना उनके अंदर हो गई। और यह अलग अलग भाषा को जानने के लिए जब वे मात्र 15 साल के थे राजगुरु, तो उत्तर प्रदेश के बनारस शहर चले गए। वहाँ उन्होंने जा कर के अच्छी से वहाँ की भाषा हिंदी वगैरह को सीखा। और उन्हें खुद भी चूँकि महाराष्ट्र से थे तो उन्हें मराठी तो आती ही थी, और वहाँ जा कर के उन्होंने संस्कृत सीखी अच्छे से, हिंदी सीखी, उर्दू सीखी, अंग्रेजी सीखी, कई सारी भाषाएं वे जानते थे। तो सुखदेव और भगत सिंह से उनकी बहुत खास दोस्ती थी। राजगुरु ने क्रांतिकारी में भाग लिया था, यानी आज़ादी की लड़ाई में, और उस आज़ादी की लड़ाई के चलते उनको अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी, यानी उनको अपने दोनों दोस्तों भगत सिंह और सुखदेव के साथ इनको फांसी दे दी गई थी। और उनकी याद में आज भी उनका जहाँ जन्म हुआ था खेड़ गाँव में जो है उत्सव होते हैं, और उस गांव का नाम खेड़ को बदल करके राजगुरु नगर रख दिया गया, क्योंकि उनका नाम राजगुरु रखा गया था। बराबर, ये बदल दिया। तो इस तरीके से कोई देश के लिए, गांव के लिए, शहर के लिए, राज्य के लिए कुछ अच्छा काम किया है तो उसके नाम पर भी गाँव के नाम पड़ जाते हैं। इसके अलावा विश्व विरासत दिवस क्या चीज़ होती है? विश्व विरासत दिवस मतलब होते हैं कि हम अपने पुरानी चीज़ों की कुछ अच्छी है तो उसके बारे में हमको जानना चाहिए, तो उन्हें बचा करके रखना चाहिए, क्योंकि जो हमारे राजा महाराजा पुराने जो चीज़ों को बना के चले गए हैं वो सब बनाना आसान नहीं है, एक दिन में नहीं बनता है, उसको बनने में कई साल लग गए हैं और बहुत सारे पैसे लग गए, तो उसको नष्ट करना या किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना उचित नहीं है। और ना भी हम आप कुछ करेंगे तो भी वो नुकसान हो जाता है, क्योंकि हमेशा इन सब पर जो है प्राकृतिक वातावरण का असर पड़ता है। आंधी चलती है, धूप पड़ती है, बारिश होती है, तमाम प्रकार की दिक्कतें, इन सबसे बचाना भी उनको ज़रूरी है। तो इसीलिए उस 18 अप्रैल को पूरी दुनिया में विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। और इस तरीके से आप किसी किले, राष्ट्रीय स्मारक को देखने जाइए तो आप उसके बारे में जानिए कि आखिर ये कब बनी है, किसने बनवाया, क्यों बनवाया, ये सब भी जानिए। और वहाँ जाने के बाद आप किसी तरह का वहाँ नुकसान मत पहुँचाइए, किसी तरह का वहाँ खरोच मत कीजिए, ये लिखे पढ़िए मत, ये सब आप उसको देखिए। ऐसी चीज़ें आपको मिलती है या उसको जानकारी मिलती है तो आप इनमें ऐतिहासिक वस्तु, इतिहास से जुड़ी हुई किसी तरह का भवन है और कुछ चीज़ें हैं, आप इसमें चौखट में उसका चित्र चिपका सकते हैं। तो जिस प्रकार से आपके गांव के पुराने वस्तुओं द्वारा गांव को गौरव मिला, सम्मान मिला, और उसके चलते आपको भी बड़ी खुशी होती है कि हमारे गांव में ऐसे लोग थे, है ना, तो आपको उससे प्रेरणा मिलती है कि आपको अच्छे काम को करने की प्रेरणा मिलती है। तो इसी ढंग से और परिसर आपके आसपास में सैनिक होते हैं, लेखक होते हैं, खुद और कलाकार होते हैं, उनकी भी जानकारी एकत्र कर सकते हैं। और इन लोगों के चलते भी गांव का नाम मशहूर होता है कि इनके गांव में जो है ये कहाँ के रहने वाले हैं। तो और भी इसी तरीके साधु संत महात्मा की वजह से भी गांव के नाम मशहूर होते हैं। जो है आपको पता होगा कि संत गाड़गे महाराज हैं, इनका मूल नाम, जब छोटे बच्चे थे तो उनका नाम था डेबूजी झिंगार जी जानोरकर, डेबूजी झिंगारा जी जानोरकर इनका नाम था। और इनका जो गांव था, मूल गांव था जहां इनका जन्म हुआ था, अमरावती जिला दरियापुर, तहसील थी सेड़गांव, उनका जन्म हुआ था। तो संत गाड़गे बाबा कीर्तन कहते थे, लोगों को गीत गा करके जागृत किया करते थे। वे लोगों से प्रश्न पूछते थे, खुद ही उत्तर देते थे। जैसे हम लोग गरीब क्यों रह गए, तो गरीब रहने की वजह जो है कि हमको पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, हम शिक्षित नहीं रहते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं होती है अच्छे बुरे की। यदि हम पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, तो हमें क्या होता है अपने ज्ञान को दूसरों के पास तक ले जाने का, और दूसरे को ज्ञान हम हासिल कर सकते हैं। तो गरीबी की वजह एक शिक्षा भी होती है। यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो आप गरीब रहेंगे, और पढ़ने लिखने के बाद आप में इतनी जागरूक शक्ति आ जाती है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना। साफ़ सफाई के महत्व को समझ सकते हैं, और अपने देश प्रेम की भावना के महत्व को समझ सकते हैं। ऐतिहासिक वस्तुओं या और भी किले वगैरह उनको क्यों बचाया जाना चाहिए उसके भी महत्व को आप समझ सकते हैं। पर्यावरण के महत्व को समझ सकते हैं, है ना, नदियों के महत्व समझ सकते हैं, पहाड़ों के महत्व को समझ सकते हैं। तो यदि आप पढ़े लिखेंगे, जब इन चीज़ों की आप महत्व समझेंगे, तब आप उनको बचाएंगे और यह जो आपकी भलाई के लिए काम होगा। तो इसीलिए संत गाड़गे महाराज पढ़ाई करो का आह्वान करते थे। और चूँकि वो 20वीं शताब्दी के महान संत के रूप में उनको जाना जाता है। 20वीं शताब्दी से मतलब होता है 1901 से लेकर के 2000 तक के समय को 20वीं शताब्दी बोला जाता है।
संत गाड़गे महाराज जन सेवा, लोगों की सेवा किया और इसकी वजह से वो पूरे गांव में, अगल बगल के क्षेत्रों में मशहूर हो गए और इसी वजह से उनके उस गांव को जो है संत गाड़गे महाराज के गांव के नाम से जाना जाता है और वह हमेशा हमेशा के लिए अजर अमर हो गए। इसके अलावा और भी क्या चीज़ें होती हैं, आप यहाँ पे कुछ चित्र आप देख सकते हैं। ये साप्ताहिक बाज़ार है। तो गांव में पहले भी अभी भी कहीं कहीं ऐसा होता है कि हफ्ते में एक दिन बाज़ार लगता है, तो उसे ही साप्ताहिक बाज़ार बोलता है। उस एक दिन क्या होता है, जहाँ पर बाज़ार लगाया जाता है वहाँ आसपास के जो लोग होते हैं वे, उनके पास जो भी बेचने के लिए चीज़ें होती हैं, वे अपनी हर तरह की चीज़ों को, फल को, सब्जी को, अनाज को, कपड़े को, खिलौने को, जो भी व्यक्ति जिस तरह का व्यवसाय करता है उन चीज़ों को वहाँ बेचने के लिए लेकर के आता है। और आजू बाजू के लोग क्या होते हैं, उन सामानों को ख़रीदने के लिए आते हैं और वे अपनी ज़रूरत के सामानों को ख़रीद करके लेकर जाते हैं। तो इस तरीके के लगने वाले बाज़ार को क्या बोलते हैं, साप्ताहिक बाज़ार कहते हैं। और उस साप्ताहिक बाज़ार में जो है अपने सामानों को लाने के लिए और ख़रीद कर सामानों को ले जाने के लिए किन चीज़ों का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये सामान बहुत ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि सामान को हाथ में लटका करके या सिर पर रख करके तो लेके जाया नहीं जा सकता था, है ना। इसके लिए वे क्या करते थे, उस पुराने ज़माने में बैलगाड़ी का उपयोग किया करते थे। तो बैलगाड़ी से सामान लेकर के आते जाते थे, लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया। अभी जो है ट्रक से सामान को ले आते हैं, ले जाते हैं। ट्रक से ज़्यादा मात्रा में सामान आता है, जल्दी आ जाता है, ये होता है। और लोग खुद एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए पहले बैलगाड़ी का ही उपयोग करते थे या पैदल चलते थे, लेकिन आजकल बस का उपयोग किया जाता है या ऑटो रिक्शा भी उपयोग किया जाता है आने जाने के लिए। बड़े लोग हैं तो कार का भी उपयोग करते हैं या और किसी दूसरी तरह की चीज़ों का भी आने जाने के लिए उपयोग कर सकते हैं, जैसे मोटरसाइकिल है, साइकिल है या और भी दूसरे साधन हो सकते हैं। तो आप इनके बारे में ज़्यादा जानने के लिए क्या कर सकते हैं, आप कभी साप्ताहिक बाज़ार में जाइए और दुकानदारों से जब वो थोड़ा फ्री में हो, उनके पास कोई ग्राहक ना हो, तो आप उनसे मिलिए। आप कई सवाल पूछ सकते हैं या बाद में पूछ सकते हैं। जैसे आप कितने वर्षों से यह व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय माने वह काम, आप जो भी, जैसे कोई मिट्टी का बर्तन बनाने का काम कर रहा था, आप पूछ सकते हैं कि आप कितने दिन से यह मिट्टी के बर्तन को आप जो है बेचने का काम करते हैं। आपकी दुकान में बेचने के लिए कौन कौन सी वस्तुएं हैं, तो मिट्टी के बर्तन वाला है तो आप उससे पूछ सकते हैं आप बेचने के लिए क्या है। वो मटके हो सकते हैं, जो है कुल्हड़ हो सकते हैं, गगरी हो सकते हैं और भी दूसरे बर्तन हो सकते हैं। आप ये वस्तुएं कहाँ से लाते हैं, क्या आप किसी कुम्हार से खरीदते हैं या खुद आप बनाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और इन सामानों को लाने के लिए परिवहन, मतलब इन सामानों को लाने ले जाने के लिए किन साधन का उपयोग करते हैं। इसी ढंग से लकड़ी का व्यवसाय करने वाला, लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं और भी दूसरी चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें बनाई जाती हैं। तो जो भी है उस ढंग से आप इसे प्रश्न पूछ सकते हैं। और भी दैनिक आवश्यकताओं यानी रोज़ रोज़ की ज़रूरत के लिए गांव के लोग साप्ताहिक बाज़ार पर ही निर्भर रहते हैं। तो इस बाज़ार में सभी आवश्यक ज़रूरत की जो चीज़ें लगभग मिल ही जाती हैं। इसमें अनाज यानी गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, दाल, साग सब्जी, खेती के औजार, कपड़े भी मिलते हैं। और ये सब तो खैर ठीक होता ही है। और इसी बहाने से अलग अलग पड़ोसी गांव के लोग बाज़ार में जब आते हैं सामान खरीदने के लिए, तो वहाँ लोग एक दूसरे से मिलना जुलना भी होता है, इसलिए एक दूसरे का हाल चाल भी हो जाता है और एक दूसरे की अच्छाई और बुराइयों की भी जानकारी मिलती है और उस अच्छाई को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और ये भी एक अच्छी बात है, इससे भी क्या होता है, एक दूसरे की खुशहाली की जानकारी मिलती है। तो यह तो हुआ आदमियों से जुड़े हुए, लेकिन इसके अलावा पशुओं के भी बाज़ार होते हैं। आपको मालूम होगा पशु भी खरीदे और बेचे जाते हैं पुराने ज़माने से। तो बाज़ार कई तरह के, तो जैसे फूलों का बाज़ार, केवल फूल मिले, फलों का बाज़ार, फल का, इसी तरह घोड़े, गधे और भी जो चीज़ें इनका भी हाल है। जैसे पूना ज़िला है, वहाँ जेजूरी और अहमदनगर का मढ़ी और नांदेड़ में जो है मालेगांव, वहाँ पर क्या होता है, एक गधे बेचने खरीदने के मेले लगते हैं। देख रहे हैं सब गधे बिकने के लिए आए हुए हैं। तो इसी ढंग से बैलों का भी बाज़ार लगता है, घोड़ों का बाज़ार लगता है, ऊँटों का भी बाज़ार लगता है
और इन अपनी ज़रूरत के चीज़ों को बाज़ार लगते हैं। गाय भैंस भेड़ बकरी भी बाज़ार लगते हैं, क्योंकि लोग दूध के लिए भी गाय वगैरह खरीदते हैं, इनका भी उपयोग होता है और पशुओं के बाज़ार लगते हैं। बराबर। तो और भी अब देखिए अब क्या करना चाहिए। तो साप्ताहिक बाज़ार जो है, साप्ताहिक बाज़ार और परिवहन के साधन, इन दोनों चित्रों का पारस्परिक संबंध तुम्हें जोड़ना आता है। तभी हमने बोला कि साप्ताहिक बाज़ार और परिवहन के साधन से क्या संबंध है। तो जो हमने बताया कि साप्ताहिक बाज़ार और परिवहन के साधन है कि जब लोग आते जाते हैं तो पुराने ज़माने में अपने सामानों को लाने के लिए जो है बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। बैलगाड़ी पर ही बैठ कर के आते थे और उस पर वो सामान लाद करके लेकर जाते भी थे, लेकर के आते थे, है ना। आजकल लोग अपने सामान को लाने बाज़ार में बेचने के लिए, सामान की संख्या कम है तो साइकिल से भी सामान को लेके जाते हैं। मोटरसाइकिल का भी उपयोग कर लेते हैं। इसके अलावा स्कूटर का है, या ज़्यादा है दूर से लोग आ रहे हैं तो बस का, रिक्शा का और कार का भी उपयोग कर सकते हैं, खरीदने का अपने लिए ले जा सकते हैं। और बहुत बड़ी संख्या में कोई सामान बेचने के लिए ले आ रहा है तो वह ट्रकों का इस्तेमाल करता है। इस ढंग से जो है इन दोनों की ज़रूरत पड़ती है हमको, बराबर। ये सब है। और अभी देखेंगे यहाँ ये संलग्न चौखट, संलग्न माने साथ में लगा हुआ ये चौखट है। इसमें व्यक्ति का नाम, गांव का नाम, नाते रिश्ते, प्राणी का नाम, सब्जी का नाम छिपा हुआ है, उन्हें खोजिए। तो सबसे पहले व्यक्ति का नाम हमने पहले जैसा बताया कि आप ऐसा आप देख सकते हैं, ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं, ऐसा तिरछा भी देख सकते हैं, आपको मिलेगा। जैसे व्यक्ति का नाम है यहाँ देखिए अभिजीत एक नाम है, व्यक्ति का नाम है। गांव का नाम ऐसा तिरछे में देखिए यहाँ पे कोल्हापुर है, ऐसा है। नाते रिश्तेदारी जैसे देखो यहाँ काका है ना, ये हो गया। प्राणी का नाम जैसे मराठी में लोमड़ी को कोल्हा ही केवल बोलते हैं। ये कोल्हापुर शहर का नाम भी होगा और कोल्हा भी बोलते हैं। आपने मराठी में पाठ पढ़ा है सिंह और कोल्हा, उसमें ये भी है। और शेर, यहाँ देखो ये शेर का नाम है, लायन जिसको आप बोलते हैं। और प्राणी का नाम, सब्जी का नाम इधर आप देख रहे हैं मेथी, ये पत्ती वाली सब्जी है ना। इसी तरह से फूलों की महक को मकरंद बोलते हैं और मकरंद लोगों के नाम भी होते हैं। से आया। इस ढंग से जो है आप इसमें नाम से आप जो है इसको पता कर सकते हैं। तो आज आपने क्या सीखा, तो ये सीखा कि कई बस्तियां मिलाकर जो है गांव बनता है। खेती की खोज होने के बाद मनुष्य के काम बढ़ गए, क्योंकि वह खेती ही करने लगा था और बाद में लोग काम बढ़ गया, जिसके चलते लोग अलग अलग काम बांट लिए। कोई लकड़ी का काम करना, कोई मिट्टी के काम करना, कोई खेती करना, इस ढंग से काम बन गए। कुछ गांव का परिचय ऐतिहासिक वस्तुओं के कारण होता है, जैसे मैंने बोला तले गांव का, जहाँ शिवाजी महाराज की सेना सूरत से आक्रमण के बाद लौट रही थी, या कुछ ऐतिहासिक घटनाएं घटी हुई हैं। गांव के निवासियों को और उनके महत्वपूर्ण कार्यों के फलस्वरूप गांव को प्राप्त होता है गौरव, सम्मान मिलता है। गांव में किसी ने अच्छा काम किया तो पूरे गांव के लोगों को उसकी जानकारी हो जाती है। और बाज़ार में दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएँ मिलती हैं, जो साप्ताहिक बाज़ार होते हैं वहाँ अवसर मिलते हैं। आप देखेंगे स्वाध्याय में गांव में कौन कौन सी वस्तु पाए जाते हैं। तो गांव में ज़्यादातर जो होते हैं खेती की जाती है, तो खेत से जुड़े हुए सामानों की मिलते हैं, और लकड़ी की या मिट्टी से बनने वाली चीज़ों को पाए जाते हैं। गांव का नाम किस कारण से प्रसिद्ध होता है, तो गांव का नाम जो होता है इतिहास से संबंधित घटनाओं के कारण, या किसी व्यक्ति ने कुछ अच्छा काम किया हो तो इसके चलते गांव का नाम मशहूर होता है, प्रसिद्ध होता है। लेकिन बुरा काम करेंगे तो उससे गांव की बहुत ही जो होती है बेइज्जती होती है। इसीलिए हमेशा
कोई काम आप ऐसा ना करेंगे जिससे गांव के मान सम्मान को नुकसान पहुंचे। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ रायगढ़ किले के कारण रायगढ़ जिला पहचाना जाता है। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गांव के लोग साप्ताहिक बाजार पर निर्भर रहते हैं। अभी आपको अपने परिसर में पाए जाने वाले वस्तुओं की जानकारी प्राप्त करो। आप जहाँ रहते हैं वहाँ जानकारी हासिल करो, वहाँ क्या मिलता है, और अपने गांव के संबंध में है कि आपके गांव का नाम है कैसे पड़ा, तो जो भी पढ़ा इतिहास से संबंधित कुछ भी है तो उसकी आप जानकारी प्राप्त करके आप लिख सकते हैं और आप उसको भेज सकते हैं। तो ठीक है, तो आप क्या करना, सबसे पहले तो इसमें 2 काम आपको करना है। पहला काम जो है पाठ का जो शुरू होता है, तो यहाँ से भी क्या है, इसमें बहुत सारे गांव के नाम दिए गए हैं। उन गांव के नाम को खोज करके आप जो है लिखिए, और उसके बाद लास्ट पेज पर जो है यहाँ से भी जो है व्यक्ति के नाम, प्राणी के नाम, सब्जी के नाम, रिश्ते के नाम और किसी तरह का नाम मिलते हैं वो लिख करके भेजिए। और उसके बाद जो है आप जो स्वाध्याय आपने सीखा वो करके आपको इसको भेजना है। ओके।